वेलकम टू अवर चैनल आईसीएमई एजुकेशन। और जैसा आप थंबनेल देख रहे हो इसमें लिखा हुआ है प्रिपरेशन स्ट्रेटजी फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फॉर गेट 2021। ठीक, सो मैं आपको बता दूं कि अभी कुछ दिन पहले जो गेट का नोटिफिकेशन आया था इसमें आईआईटी बॉम्बे वाले कंडक्ट कर रहे हैं और उसमें लिखा हुआ था कि इस बार जो गेट के पेपर में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का जो टॉपिक है, जो सब्जेक्ट है, वहां से एक सर्टेन मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे और वो है 13 मार्क्स। इसका मतलब है कि अगर मैं गेट एग्जाम के टोटल मार्क्स की बात करता हूं तो वो होते हैं 100 मार्क्स और आउट ऑफ 100 एक सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, वन ऑफ द सिंपलेस्ट सब्जेक्ट फॉर ऑल ब्रांचेस। उसके सिलेबस के हिसाब से अगर बोलूं यहाँ पे कि 13 मार्क्स के क्वेश्चन यहां से आने वाले हैं। इसका मतलब है कि अगर आउट ऑफ 100% की बात करें तो 13 मार्क्स मतलब 13% एक सिलेबस हैंडल किया होगा और उसका नाम है यहाँ पे टॉपिक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। इसका मतलब है कि आपको अगर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स तैयार करना है आप उसको स्किप नहीं कर सकते। क्यों सर? भाई यहाँ पे अपने पास 13%, ऑब्वियसली 13% की यहाँ पे बात हो रही है 13 मार्क्स की आउट ऑफ 100। इसका मतलब है कि आपको कुछ ज्यादा ही स्पेसिफिकली इस बार तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि इस बार सर्टेनिटी की बात हो रही है कि भाई इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से 13 मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे। अगर बात करो यहाँ पे कुछ प्रीवियस ईयर से जहां पे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से जो क्वेश्चन आते थे उसमें कुछ सर्टेनिटी नहीं थी कि कभी हो सकता था कि 10 मार्क्स का है, कभी 8 मार्क्स का है, कभी 15 मार्क्स का है, ऐसा जरूरी नहीं होता था। लेकिन इस बार जो है ये फिक्स्ड हो गया है। इसका मतलब है कि भाई आपको ये सब्जेक्ट को खासा ध्यान देके पढ़ना चाहिए। इसमें इस सब्जेक्ट में आपको सीरियसली प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि यहां से जब भी क्वेश्चन आएगा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का तो वहां आपके क्वेश्चन जरूर बनेंगे अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो। लेकिन अगर बात करता हूं एक टेक्निकल सब्जेक्ट का, तो टेक्निकल सब्जेक्ट में आप कितना भी पढ़ लो आपके कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चन वहां पे क्रिएट होते हैं, ऐसे क्वेश्चन फॉर्म होते हैं जो आप उस क्वेश्चन को कभी ऐसा होता भी है कि आप हिला भी ना पाओ। सो दैट्स व्हाई मेरे अकॉर्डिंग अगर आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को स्किप कर रहे हैं कि भाई अपन ये सब्जेक्ट को दिसंबर में कर लेंगे, जनवरी में कर लेंगे, उसको रिवाइज बाद में कर लेंगे, तो मैं बोलूंगा कि आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं। आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को बिल्कुल साथ लेके चलना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको कभी बोर नहीं लगेगा। ठीक, इस टॉपिक को आप बिल्कुल आसानी से हंसते खेलते आराम से आप कर सकते हो। तो अपने पास जो टारगेट इस बार का होने वाला है वो हम टारगेट कर रहे हैं आफ्टर 5 मंथ्स जो गेट एग्जाम होगा फॉर गेट 2021 के लिए। ठीक, तो सबसे पहले अगर मैं बोलूं यहाँ पे कि गेट 2021 का जो एग्जाम होने वाला है वो फरवरी मंथ में, और इसके डेट्स भी अपने पास आ चुके हैं 5, 6, 7 और 12, 13, 14 फरवरी को। ठीक, तो अगर मैं इसकी डेट की बात करता हूं तो आज अपने पास जो मंथ चल रहा है वो अगस्त है, और अगस्त के बाद की ऊपर बात करूं यहाँ पे मैं सितंबर हो गए, फिर अक्टूबर, फिर नवंबर, फिर दिसंबर और जनवरी। इसका मतलब है कि अपने पास टोटल यहाँ पे सर 5 मंथ्स बाकी हैं फॉर गेट एग्जाम 2021 जो कि फरवरी में अपने पास होने वाला है। ठीक, अगर मैं ये 5 मंथ्स की बात करता हूं तो 5 मंथ्स में मेरे पास ऑलमोस्ट हर महीने 30 डेज, तो अगर बात करें सर 150 डेज की यहाँ पे बात होने वाली है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? सर 150 डेज, और अपने पास अगर आपने चलो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स स्टार्ट नहीं भी किया है, या ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं जो स्टार्ट कर लिए होंगे, जो स्टार्ट नहीं किए होंगे, जो अपने स्टार्ट कर तो लिए होंगे, मिड पे होंगे या उसको स्किप कर दिए होंगे कि भाई हम सोच रहे हैं कि यार दिसंबर में कर लेंगे, जनवरी में कर लेंगे बाद में, तो मैं आपको बोलूंगा ऐसा मत करना। आप साथ लेके चलो। और किस तरीके से आप लेके चलोगे, अभी कुछ दिन पहले मैंने अपने YouTube चैनल पे आईसीएमई एजुकेशन पे गेट 2021 का बेस्ट प्रिपरेशन स्ट्रेटजी आपको बताया था, और जहां पे आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने सारे ब्रांचेस की यहाँ पे बात की हुई थी। सारे ब्रांचेस मतलब कि सर अगर बात करें यहाँ पे सिविल, ठीक, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, ठीक, केमिकल, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, या अपने पास चलो सीएसई, ये सारे ब्रांचेस की मैंने यहाँ पे बात की हुई थी, आप देखे होंगे वीडियो में। और इस बार भी मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के स्ट्रेटेजी को आपके सामने लेके आया हूं। तो भाई आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें जानने मिलेंगी यहाँ पे कि क्या टॉपिक्स अपने पास किस तरीके से इंपॉर्टेंट होते हैं, किस टॉपिक पे अपने को बहुत ज्यादा जोर देना चाहिए, किसके क्वेश्चन आपको ज्यादा सॉल्व करने चाहिए। कई लोगों को ये पता नहीं होता कि सर अगर मैथ्स अपन तैयार कर रहे हैं, लेट्स सपोज कोई एक इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का है, तो कई बार क्या होता है कि अपन इलेक्ट्रॉनिक्स से क्वेश्चन लगा लेते हैं, लेकिन अदर ब्रांचेस में भी आपको देखना चाहिए कि कहां से अपने क्वेश्चन लगा लेने चाहिए। और भी क्योंकि गेट एग्जाम इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिसिंग द न्यू क्वेश्चंस, या ऐसे सोर्सेस आपको पता होने चाहिए जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगा, जो आपके गेट के लिए रेलिवेंट होने वाला है। ठीक, तो ये सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस मैं करूंगा अभी।
तो भाई यार अभी जो हम लोग के पास बात हो रही है वो यार मेन इंपॉर्टेंट बात है कि भाई अपन यहाँ पे तैयार करने वाले इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, जो इस बार गेट 2021 पे 13 मार्क्स का आने वाला है। और अपने आप में ये खासा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि 13 मार्क्स ऑलमोस्ट 13% ऑफ दी 100% ऑफ गेट मार्क्स। ठीक, तो 13 मार्क्स के लिए भाई आपको खासा जोर देना चाहिए। एक सर्टेनिटी यहाँ पे आ गई कि यहाँ से 13 मार्क्स के क्वेश्चन तो आएंगे आएंगे। तो अगर मैं पूरे ब्रांचेस की एक साथ बात करता हूं तो सबसे पहले अगर बात करें यहाँ पे चाहे सिविल हो, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, केमिकल, प्रोडक्शन, ठीक, सीएससी वालों की थोड़ी देर में बात करूंगा मैं। तो अगर इस ब्रांचेस की बात करता हूं तो अपने पास जो गेट का सिलेबस होता है फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, ठीक, एक काफी वाइड रेंज में होता है सिलेबस। इसमें अपने को 5 to 6 टॉपिक ऐसे पढ़ने होते हैं जो खासा इंपॉर्टेंट होता है और जहां से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी जो होती है बिल्कुल रहती ही है, कहीं से भी क्वेश्चन बिल्कुल आ सकते हैं। तो अपन उन टॉपिक्स की यहाँ पे पूरा बात करने वाले हैं इन 150 डेज के लिए। तो मैंने आपको बताया था, अभी वीडियो मेरे पास 2-3 दिन पहले आया था जिसमें मैंने बात किया था बेस्ट प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, जहां पे मैंने पूरे ओवरऑल टेक्निकल सब्जेक्ट्स, नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स सबकी मैंने बात की हुई थी और उसमें डिस्कस किया था कि आपको अपने जनरल एप्टीट्यूड को, अपने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को किस तरीके से हैंडल करना है। अगर आप डेली यहाँ पे मैंने उससे बात किया था, अगर आप 150 डेज में अगर आप डेली सर 9 to 10 आवर्स अगर आप पढ़ रहे हो, ठीक, तो 9 to 10 आवर्स ये आपके लिए अपने पास मिनिमम आवर्स होंगे जिसमें आपको अपने घर पे सिटिंग देनी है, जहां पे आपको सेल्फ प्रिपेयर करना है। तो 9 to 10 आवर्स मुझे लगता है मेरे अकॉर्डिंग ये मिनिमम आवर्स है जहां पे आपको पढ़ना ही चाहिए इतना, क्योंकि बस अपने पास ये 5 मंथ्स बाकी, मतलब 150 डेज। तो यार ये 150 डेज आपका ना लाइफ का सबसे क्रूशियल डेज होना चाहिए जो आपको लाइफ में हमेशा याद होनी चाहिए कि यार हमने यहाँ पे क्या किया था और कैसे हम लोगों ने एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को यहाँ पे पूरा कवर किया था। ठीक, तो अगर मैं बोलूं यहाँ पे कि 9 to 10 आवर्स अगर आप पूरा कंप्लीट अपने आप को देते हो तो उसमें से अगर आप सिर्फ 1 आवर निकालो डेली का, अगर हर एक दिन का आप 1 आवर निकालोगे, टोटल आपके पास कितने आवर्स होंगे सर? 150 आवर्स। ठीक, और अगर बोलूं मैं यहाँ पे कि आप एक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है सब्जेक्ट को अगर आप 150 आवर्स बिल्कुल ऑनेस्टली वे पे आप दोगे तो मैं आपको यही बोलूंगा कि ये जो मैथ सब्जेक्ट है, आपका जो मैथ सब्जेक्ट है वो आपसे कोई छीनने नहीं वाला है। आपके क्वेश्चन जरूर बनेंगे गेट एग्जाम में। अगर बोलूं मैं कि 13 मार्क्स है तो मैं आपको दावे से लिख के बोलूंगा इन 150 डेज के लिए कि सर 13 मार्क्स में ना 11 मार्क्स से क्वेश्चन आपसे बनेंगे और वो करेक्टली वे पे बनेंगे। ऐसा होता है कई बार ऐसा होता है कि एक दो क्वेश्चन ऐसे फ्रेम हो जाते हैं जिसको हम क्वेश्चन को हिला भी नहीं पाते या अपने पास वो फर्स्ट अटेम्प्ट में, सेकंड अटेम्प्ट में बन नहीं पाता है वो 3 आवर्स के गेट एग्जाम के टाइम पे। ठीक, ऐसा होता है, ऐसे कई क्वेश्चन होते हैं अपने पास। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का हर एक टॉपिक आप करके जाओ, जहां पे आपको जब क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको चीजें सब रिकॉल होती जाएंगी, क्योंकि एक ऐसा सब्जेक्ट जहां पे आपको बोर नहीं लगेगा। ठीक, तो अगर मैं इसके टॉपिक वाइज डिस्कस करूं, अगर आप रोज का 1 घंटा आप देने वाले हो 150 आवर्स के लिए, तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे टॉपिक डिस्कस करता हूं और फर्स्ट टॉपिक मेरे पास है लीनियर अलजेब्रा, जो अपने आप में सबसे फेवरेट टॉपिक होता है हर एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट का। बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। और अगर मैं लीनियर अलजेब्रा की बात करूं तो इसमें अपन कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ते हैं वो देख लेते हैं। सर इसमें अपन पढ़ते हैं यहाँ पे बेसिक्स ऑफ मैट्रिक्स और बेसिक्स ऑफ डिटरमिनेंट, ये टॉपिक्स है मेरे पास। ठीक, और जिसकी स्टडी आप लोग अपने 12th क्लास में ऑलरेडी कर चुके हो। हम लोग मैट्रिक्स कब पढ़ते हैं? डिटरमिनेंट सर 12th क्लास में फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं, जिसकी स्टडी आप लोग ऑलरेडी करते हो और वही चीज आपको इंजीनियरिंग में भी वापस पढ़ना पड़ता है। तो ये टॉपिक जो होता है आपको बचपन से आता है। ठीक, अगर मैं यहाँ पे आगे बढ़ता हूं तो नेक्स्ट मेरे पास होता है टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक, अगर नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक मेरे पास होता है कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, और इसमें हम लोग स्टडी करते हैं आइगन वैल्यूज, ठीक, आइगन वेक्टर्स। तो ये सारा चीज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक, अगर मैं आगे इसको डिस्कस करूं कि सर आइगन वेक्टर्स के बाद इसमें एक टॉपिक होता है जो उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है और उसका नाम है डायगोनलाइजेशन। क्या नाम है अपने पास यहाँ पे? डायगोनलाइजेशन। ठीक, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पे डायगोनलाइजेशन के बाद सर रैंक ऑफ मैट्रिक्स, और इसके बाद इसका सब टॉपिक होता है सॉल्यूशन ऑफ
लीनियर सिस्टम इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर सिस्टम इक्वेशन। अब ये 4 टॉपिक्स लगभग हम लोग अपने लीनियर अलजेब्रा में पढ़ते हैं, जो कि अपने आप में सारा इंपॉर्टेंट होता है। आपको बोलूं मैं तो इसमें जो खास टॉपिक ऐसा है जहां से आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन बहुत ज्यादा दिखता है, तो आपको बोलूंगा मैं कि जो अपन टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ते हैं, इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं, जितनी भी प्रॉपर्टीज अपने पास होती है, ये सब आप बिल्कुल रट डालो। क्या बोला मैंने? बिल्कुल आपको ये माइंड में होना चाहिए कि प्रॉपर्टीज अपने को क्या होती है, कैसे प्रॉपर्टी को अपन किसी भी मैट्रिक्स के, स्क्वायर मैट्रिक्स के क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं, किस तरीके से अप्लाई करते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में ऐसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, ऐसे टाइप ऑफ मैट्रिक्स को वो स्क्वायर मैट्रिक्स को लेता है, अगर उसकी प्रॉपर्टी आपको नहीं पता है तो आप कुछ भी कर लो। क्या बोला मैंने? कुछ भी कर लो, वो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। कब तक? जब तक आपको उसकी प्रॉपर्टी नहीं पता है। तो सर ये प्रॉपर्टी अपन पढ़े कहां से? तो मैं आपको बोलूंगा कि ये प्रॉपर्टी अगर आपको पढ़नी है तो आप क्या करो कि आप 12th क्लास का एनसीईआरटी बुक उठा लो। 12th क्लास का आप एनसीईआरटी बुक उठा लो, ठीक है। और आप एक बुक जानते होंगे बीएस ग्रेवाल, ये दोनों बुक से आप इस टॉपिक को पढ़ लो, टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स के पूरे प्रॉपर्टीज। आप अगर प्रॉपर्टी पढ़ लिए ना, आप क्वेश्चन में आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। आपको उतना ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली अप्लाई कर पाओगे उसमें, ठीक। तो ये मेरे अकॉर्डिंग 12th क्लास का जो एनसीईआरटी बुक, सर आप ये 12th क्लास का एनसीईआरटी बुक है 5 मंथ्स में अपन कैसे पढ़ेंगे? अपन क्या टाइम वेस्ट कर देंगे क्या? नहीं यार, मैं आपको कहां बोल रहा हूं कि आप 150 आवर्स आपको पढ़ना है। मैं आपको बोल रहा हूं कि आपको डेली का सिर्फ 1 घंटा इस सब्जेक्ट को देना है। जब भी आप अपने टेक्निकल सब्जेक्ट से बोर हो गए, चलो उठा लो इंजीनियरिंग मैथ्स, ठीक। तो भाई हर एक दिन आप 1 घंटा दोगे तो पता चला कि आपने आज 1 आवर पढ़ा इंजीनियरिंग मैथ्स, फिर आप नेक्स्ट डे नहीं पढ़े, मन नहीं किया, फिर नेक्स्ट डे फिर नहीं पढ़े, फिर 4th डे पे उठा ली, चलो इंजीनियरिंग मैथ्स पढ़ लेते हैं, बहुत दिन हो गया। ऐसा नहीं करना है। ऐसे में तो फिर छोड़ दो फिर सब्जेक्ट को। क्या बोला मैंने? ऐसे आपको नहीं करना है। आप हर दिन 1 घंटा दो। मैं आपको दावे से बोल रहा हूं कि आपका हर एक टॉपिक, हर एक सोर्स जहां से आपको बोलूंगा कि यहां से आप उस टॉपिक को पढ़ लो, कहां से आपको क्वेश्चन करने हैं, मैं आपको बोलूंगा कि क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे, गारंटीड। क्योंकि मैंने अपने टीचिंग एक्सपीरियंस में जब मैं गेट का प्रिपरेशन भी करता था तो उस टाइम मैंने ये फॉलो किया था, ठीक है। तो मैं बोलूंगा कि टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स जो प्रॉपर्टीज अपने पास है वो एनसीईआरटी 12th क्लास बुक उठा लो, बीएस ग्रेवाल आप देख लो, ये सब कुछ आपको वहां पे मिल जाएगा। प्रॉपर्टीज विद एग्जांपल, ये क्वेश्चन आप लगा सकते हो किसके? सर बीएस ग्रेवाल के, ठीक। तो जो जो चीजें मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं वो सब अपने आप कॉपी में नोट करते रहो, ठीक है। अगर अपन यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं सर ये बेसिक्स ऑफ मैट्रिक्स और ये डिटरमिनेंट क्या है, तो भाई ये तो अपने को टॉपिक, हर एक टॉपिक का एक बेसिक टॉपिक होता है, तो ये चीज अपने को तो पता ही होनी चाहिए। जहां पे हम लोग पढ़ते हैं, क्या चीज पढ़ते हैं? इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, उसके कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होती है, डिटरमिनेंट प्रॉपर्टीज होती है। तो ये सब टॉपिक तो आपको यहाँ पे पढ़ना ही है, ठीक। आपके पास एक पर्टिकुलर नोट्स भी होगा, जिस भी जगह का आप यहाँ पे कोचिंग ज्वाइन किए होंगे, जो भी इंस्टीट्यूट आप ज्वाइन किए होंगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ सर कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन का, तो मैट्रिक्स के चैप्टर में या लीनियर अलजेब्रा के चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं बोलूंगा और वो होता है मेरे पास सर कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, आइगन वैल्यूज और उसके करस्पॉन्डिंगली आइगन वेक्टर्स, ठीक। और इसके तो वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने YouTube चैनल में बना के रखे हुए हैं। और ये डायगोनलाइजेशन, सर डायगोनलाइजेशन जो है पहले उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता था, लेकिन आज की डेट में डायगोनलाइजेशन थोड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है, ठीक। क्योंकि इसको यूज कहां पे करते हैं हम लोग? जब भी अपने पास बात होती है कि अपने को किसी मैट्रिक्स का आइगन वैल्यूज फाइंड करना होता है, आइगन वेक्टर्स फाइंड करना होता है, तो ठीक है हम फाइंड कर सकते हैं उसका जो भी अपने पास प्रोसीजर है। लेकिन अगर अपने पास किसी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स गिवन है, तब आप क्या करते हो? तब आप ये मैट्रिक्स को फाइंड करने के लिए, ओरिजिनल मैट्रिक्स को फाइंड करने के लिए डायगोनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट यूज करते हो, ठीक। तो ये तो बात मैंने ऐसे ही कॉन्सेप्ट कर दी यहाँ पे कि डायगोनलाइजेशन यूज कहां पे होता है। सो मेरे अकॉर्डिंग डायगोनलाइजेशन जो होता है वहां से मुझे लगता है कि आने वाले 1-2 साल में खास करके यहाँ पे क्वेश्चन आपको जरूर दिखेगा, ठीक है। तो ये तो मेरे पास बात हुई ये थर्ड कैटेगरी के लिए। अगर आपको बोलूं मैं कि यहां से आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है, तो आप कुछ भी नहीं है, आप सिर्फ, मैं आपको बोलूंगा सिर्फ और सिर्फ यहां पे आप गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लो। आप सिर्फ और सिर्फ गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लो। तो सर आप बोलोगे सर कौन से ब्रांच का लगाना चाहिए, तो मैं आपको बोलूंगा ये जितने ब्रांचेस यहाँ पे लिखे हुए हैं ना, क्या बोला मैंने? जितने ब्रांचेस यहाँ पे लिखे हुए हैं
सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, हर एक ब्रांच का आपको क्वेश्चन लगाना है। अगर आप सिविल के हो तो आप बाकी ब्रांचेस से क्वेश्चन लगाओ। मैं क्या बोल रहा हूं आपको, बाकी ब्रांचेस की भी आप क्वेश्चन लगाओ, क्योंकि आपको इतने वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन मिल जाएंगे ना, इतने हजारों क्वेश्चन मिल जाएंगे जो गेट के 20 सालों में आ चुके हैं, जो 10 सालों में जो अपने पास आ चुके हैं गेट एग्जाम में, जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का है, तो उसमें आपको इतनी सारी चीजें मिल जाएंगी, इतने क्वेश्चन आपको मिलेंगे कि आपको कॉन्सेप्ट वहीं पे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक, अगर बोलूं मैं यहाँ पे कि सर रैंक ऑफ मैट्रिक्स की बात करें तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स भी अपने आप में इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन इसके कंपैरिजन में ये लेस इंपॉर्टेंट है। ठीक, और दूसरा मेरे पास टॉपिक होता है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर सिस्टम इक्वेशन, जहां पे हम लोग होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस इक्वेशन की बात करते हैं, जिसे अपन मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, और ये रैंक ऑफ मैट्रिक्स का एक सब टॉपिक होता है। तो ये जो पार्ट है वो पहले बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था, लेकिन आज की डेट में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मैं उम्मीद नहीं करूंगी यहां से क्वेश्चन आएगा, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस बार रैंक ऑफ मैट्रिक्स से क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक, और ये टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये उम्मीद कर रहा हूं यहां से क्वेश्चन जरूर आएगा। और मैंने स्टार मार्क लगा दी कि कौन सा अपने पास इंपॉर्टेंट है। तो ये मेरे पास बात होगी लीनियर अलजेब्रा की। तो जो भी टॉपिक्स आप पढ़ रहे हो तो उसमें आपके गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपको लगाना ही है, और साथ में जो टॉपिक मैं आपको बोलूंगा कि एनसीईआरटी बुक पढ़ना है आपको या बीएस ग्रेवाल पढ़ना है, तो उसी टॉपिक को आप पढ़ना। अगर आपके पास टाइम है इन 150 आवर्स में तो ठीक है, और भी आप सोर्सेस आपके को जो अच्छा लगता है आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो ये मेरे पास बात हो गई लीनियर अलजेब्रा की, जो अपने आप में कम से कम वहां से 2 से 3 मार्क्स से क्वेश्चन तो आपको हर एक गेट के पेपर में आपको जरूर दिखेंगे। और ये टॉपिक जो होता है वो सीएससी वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, कम से कम 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन तो यहां से दिखता ही है। ठीक है, चलो अब लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं सेकंड नंबर टॉपिक, और उस टॉपिक का अपन नाम लिख लेते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, सो सेकंड नंबर टॉपिक जो मेरे पास होने वाला है, सेकंड नंबर टॉपिक अगर बात कर रहा तो यहां पे हो गया अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, अगर मैं डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करता हूं तो ये चैप्टर जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। इसके फर्स्ट पार्ट की बात करें तो ये होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, और दूसरा टॉपिक होता है मेरे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर मैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करता हूं तो हम लोग यहाँ पे डिफरेंट टाइप के टॉपिक्स पढ़ते हैं, और उसमें सबसे पहला टॉपिक होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, इसमें हम 2 पार्ट पढ़ते हैं, एक होता है मेरे पास ऑर्डर और दूसरा होता है डिग्री। ये 2 पार्ट हम लोग पढ़ते हैं इस रिप्रेजेंटेशन में। ठीक, और अगर मुझे इस टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करना है, अगर ये टॉपिक आपको नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं है, 150 डेज बहुत है एक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के लिए। तो आप क्या करो कि इन दोनों टॉपिक के लिए आप 12th क्लास का एनसीईआरटी बुक उठा लो। ये आप 12th क्लास का एनसीईआरटी बुक उठा लो, आप आराम से कर सकते हो वहां से। ठीक है, या आपको अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है और भी तो आप बीएस ग्रेवाल क्वेश्चन उठा लो यहाँ पे, तो ये टॉपिक्स यहां से कवर हो जाएगा। आपको क्वेश्चन इतने मिल जाएंगे कि हाँ आने वाले गेट के लिए वो काफी बेनिफिशियल रहेगा। ठीक, अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट बात करता हूं कि ऑर्डर और डिग्री के बाद नेक्स्ट मेरे पास जो टॉपिक होता है वो है फॉर्मेशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यार ये टॉपिक जो है उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। अगर आप ये टॉपिक से लेस नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके ऊपर है, अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन ये उतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं होता है आज की डेट में। लेकिन भाई कॉन्सेप्ट तो आपको सबके पता होने चाहिए ना, हर एक कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही होने चाहिए। तो इसमें आप क्या करोगे, आप सिर्फ गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लो। ठीक, उसके बाद अगर मैं थर्ड टॉपिक की यहाँ पे बात करता हूँ, थर्ड टॉपिक अगर बात करता हूँ यहाँ पे, तो मेरे पास होता है सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और जहां पे हम लोग अपने बचपन से क्या पढ़ते आ रहे हैं सर, CF एंड PI, ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहां से आपको क्वेश्चन जरूर दिखेगा। और इसमें हम लोग डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स करते हैं, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स, जहां पे हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म भी यूज करके डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म अपने आप में एक इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है फॉर सिविल मैकेनिकल, मैं आपको बताऊंगा पूरा। ठीक, तो सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन टॉपिक क्या पढ़ते हैं सर, CF और PI। तो CF निकालने के अपने पास 5 to 6 रूल्स होते हैं जो आपको पता होने चाहिए अपने गेट एग्जाम के लिए।
और पीआई निकालने के लिए अपने पास 4 केसेस होते हैं। अगर मैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की बात करता हूं तो ये सब्जेक्ट मैं खुद लेता ही हूं, तो अगर मैं पीआई की बात करता हूं तो पीआई के फाइंड करने के लिए किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के 4 केस में मैं डिवाइड करता हूं, और 4 केस आपको पता होने चाहिए, चारों के चारों केस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसमें जो हम लोग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हैं तो ये 2 टॉपिक में डिवाइड होता है। एक होता है ये होमोजीनियस और दूसरा टॉपिक होता है मेरे पास सर नॉन होमोजीनियस। ठीक, और इसी होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस के लिए हम लोग यहाँ पे सीएफ और पीआई फाइंड करते हैं। ठीक है, सो होमोजीनियस के लिए हम फाइंड करते हैं ओनली सीएफ और नॉन होमोजीनियस के लिए सीएफ एंड पीआई, दोनों के दोनों। ठीक, तो ये आपको पता होना चाहिए कि नॉन होमोजीनियस होमोजीनियस क्या होता है, सीएफ कैसे फाइंड करते हैं, पीआई कैसे फाइंड करते हैं। ठीक, किसी भी क्वेश्चन में आप फंसो मत। और अगर मैं बोलूं कि आपको ये तीनों टॉपिक करने हैं तो आप गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लो, इतना काफी होगा। और अगर आपको ये टॉपिक नहीं आता है तो आप बीएस निर्मल और 12th क्लास का एनसीईआरटी बुक उठाओ, आपके बहुत सारे एनसीईआरटी के जो एग्जांपल के क्वेश्चंस है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो, इसमें आपको कोई डिफिकल्टीज नहीं होगी। आपको ऐसा दिक्कत नहीं होगा कि भाई ये टॉपिक क्या आपको समझ नहीं आ रहा है। तो बहुत बेसिक अगर आपको पढ़ना है तो 12th क्लास का एनसीईआरटी बुक काफी है अपने पास। और खास करके ये जो थर्ड टॉपिक जो मैंने स्टार मार्क लगा के रखे हुए कि ऐसा कोई साल नहीं होता कि यहाँ से क्वेश्चन ना आए, हर साल यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, और इसमें हम यूज करते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म भी। ठीक, तो ये तो मेरे पास बात हो गई सॉल्यूशन ऑफ सीएफ एंड पीआई के लिए। और उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक मेरे पास होता है, नेक्स्ट टॉपिक अगर बात कर रहा हूं यहाँ पे, सो ये होता है लीनियर इक्वेशंस, लीनियर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, जहां पे हम लोग लेबनीज फॉर्म पढ़ते हैं, या अपने पास एक होमोजीनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में स्टडी करते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक मेरे पास होता है वेरिएबल सेपरेशन मेथड, वेरिएबल सेपरेशन मेथड। तो यार ये टॉपिक जो होता है वेरिएबल सेपरेशन मेथड या लेबनीज फॉर्म, अच्छा खासा इंपॉर्टेंट होता है अपने आप में। तो ये टॉपिक आपको बिल्कुल पढ़ के जाना चाहिए, आपको छोड़ना नहीं चाहिए। ठीक, और इसे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो, बस गेट के प्रीवियस ईयर लगा लो। तो मोस्टली मैं आपको ये बोलूंगा कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर आपको पढ़ना है ना तो इसमें आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वेश्चन नहीं बनता है। अगर आप बोलो कि डिफरेंशियल इक्वेशन आपको एक दिन में रेडी करना है, हो जाएगा एक दिन में, एक चैप्टर अपने आप एक दिन में रेडी हो जाएगा। आपको क्या करना है, गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सारे ब्रांचेस के लगा लो, आपका ये टॉपिक तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग ये टॉपिक से क्वेश्चन जरूर आएगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होते हैं, मेथड होता है, तरीका होता है कैसे अपन फाइंड करते हैं सॉल्यूशन, सीएफ पीआई, ये सब कुछ। और अगर बोलूंगा तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और उसका नाम है यहाँ पे कॉचीज लीनियर इक्वेशन, ये कॉचीज लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो भाई अपने आप में ये भी एक खासा इंपॉर्टेंट वेटेज रखता है, यहां से भी क्वेश्चन आपको दिख सकते हैं। इसमें कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, इसको कैसे अपन सॉल्व करते हैं, इसके सीएफ और पीए कैसे निकालते हैं, कैसे कॉचीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिखता है, आपको पहचानने आना चाहिए कि उस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होता है, और उसी के जरिए अपन देखते हैं कि वो कॉचीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा दिखता है। तो भाई जैसा दिखेगा उसके हिसाब से उसका मेथड होगा ना, डिफरेंट मेथड्स हैं यहाँ पे, तो आपको वो पता होने चाहिए। ठीक, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मेरे पास। अगर बोलूं यहाँ पे कि आपको जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो है 6 नंबर, अगर मैं 6 नंबर टॉपिक बात कर रहा हूं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यार ये अपने आप में अगर बोलूं कि इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, यहां से इसके क्वेश्चन बिल्कुल ना के बराबर दिखते हैं। मैं यहां पे लिख देता हूं इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन, यहां से बिल्कुल आपको क्वेश्चन नहीं दिखेंगे। मैं आपको बोल दिया, क्या बोला मैंने, यहां से क्वेश्चन 5 साल में एक बार आता है, फिर भी आपको टॉपिक तो पढ़ के जाना ही है, तो इसमें आप उतना वरी नहीं हो सकते अगर आप इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन के हैं तो। और ये जो टॉपिक होता है वो सीएससी वालों के लिए नहीं होता है, ये टॉपिक सीएससी वालों के लिए नहीं होगा। ठीक, लेकिन अगर मैं यहीं पे बात करता हूं कि सर सिविल और मैकेनिकल का, तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, जहां पे अपने को कुछ टॉपिक्स ऐसे पढ़ने होते हैं। इसका नाम है जैकोबियन मैट्रिक्स। ये जैकोबियन होता क्या है, ठीक, उसके बाद हम पढ़ते हैं यूलर्स थ्योरम फॉर होमोजेनियस फंक्शन, ये सब मैं यहां पे लिख देता हूं, यूलर्स थ्योरम फॉर होमोजेनियस
होमोजेनियस फंक्शन। तो ये टॉपिक आपको पता होने चाहिए कि एक्चुअल में है क्या। इसके तीन थ्योरम होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के, सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के दो रूल, तो ये आपको पता होने चाहिए इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में। ठीक, उसके बाद अगर मैं सिविल और मैकेनिकल की बात करता हूं तो वो सब कुछ वेव्स इक्वेशन वगैरह पढ़ते हैं, जो उन लोग के ब्रांच का इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। वेव इक्वेशन एक पर्टिकुलर के स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी ऑर्डिनरी और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो आपको पता होना चाहिए अपन उसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो अगर बोलो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्या है, तो ये अपने पास हो गया वेव इक्वेशन, ये आपको पता होनी चाहिए। और भी इसके टॉपिक्स हैं, ठीक, आप देख सकते हो अपने सिलेबस में। तो ये टॉपिक जो है वो सिविल और मैकेनिकल के लिए खास करके इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन बिल्कुल दिखता है। हर 1 से 2 साल के बाद एक क्वेश्चन तो आपको जरूर देगा 2 मार्क्स का। ठीक, सो दैट्स व्हाई ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है फॉर सिविल एंड मैकेनिकल। तो ये मेरे पास बात हुई इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के सेकंड नंबर चैप्टर एक डिफरेंशियल इक्वेशन का। और ये टॉपिक से क्वेश्चन जरूर दिखेगा, हर साल दिखेगा। ये टॉपिक्स आप गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लो, आपको कोई बुक में जाने की जरूरत नहीं, कोई भी बुक में, क्या बोला आपको, कोई भी बुक में जाने की जरूरत नहीं है, एक्सेप्ट कि भाई ऑर्डर और डिग्री का आप 12th क्लास का एनसीईआरटी बुक सॉल्व कर लो, बीएस सवाल देख लो, उतना काफी है। ठीक, ये टॉपिक जो है वो पहले इंपॉर्टेंट होता था, लेकिन अभी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां से एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बनता है कि अपन एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होता है और पूछता है कि उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका डिग्री क्या होगा, तो उतना तो अपन कर सकते हैं इस बुक से देख के। ठीक, चलो नेक्स्ट टॉपिक, यहाँ पे थर्ड नंबर टॉपिक देखने वाले हैं। सो यहाँ पे अगर मैं थर्ड नंबर टॉपिक देखता हूं तो थर्ड नंबर टॉपिक मेरे पास होता है प्रोबेबिलिटी। ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर ऑल द ब्रांचेस, और ये मेरा एक फेवरेट टॉपिक होता है प्रोबेबिलिटी। ठीक, अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो लगभग मैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में, है ना, अगर बात करूं मैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में जब मैं सिलेबस कवर करता हूं तो ऑलमोस्ट 15 to 18 आवर्स में सिर्फ प्रोबेबिलिटी पढ़ाता हूं। सर ऐसा क्यों? क्योंकि ये टॉपिक जो होता है वो हर एक स्टूडेंट का क्लियर नहीं हो पाता है, बेसिक क्लियर नहीं रहता है तो उनसे क्वेश्चन नहीं बन पाता है। अगर आप बोलो कि पूरे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का सबसे खतरनाक और इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है वो है अपने पास प्रोबेबिलिटी, जो किसी भी हर एक स्टूडेंट को क्लियर नहीं हो पाता है, क्योंकि उनको बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, उनको पता नहीं होता है कि प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को कैसे अप्रोच किया जाए। ठीक, तो मैं आपको बोलूंगा कि इन 5 मंथ्स के 150 डेज के प्लान में अपने पास एक प्रोबेबिलिटी को, ऐसे कई लोग होते हैं जो छोड़ देते हैं, या कई लोग इसको होते हैं कि फॉर्मूला पढ़ के रट के चले जाते हैं, एग्जाम देते हैं, तो वो एक गलत चीज है ना। मैं आपको एक करेक्ट प्रोसीजर आपको बताऊंगा, आपको फॉलो करना चाहिए उसको। तो सबसे पहले अगर बोलो कि एक प्रोबेबिलिटी में हम पढ़ते क्या है, तो ये होता है प्रोबेबिलिटी बेसिक्स। सो ये टॉपिक जो होता है आपके प्रोबेबिलिटी के पूरे बेस को क्लियर करता है, जहां पे हम लोग क्वाइंस, डाइस, ठीक, प्लेइंग कार्ड्स के बारे में बात करते हैं, ट्री डायग्राम, बॉल्स वाले क्वेश्चन करते हैं, जहां पे बॉल्स के रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट की बात होती है। ठीक, तो ये सारा चीज अपने पास प्रोबेबिलिटी बेसिक्स में कवर होता है। और यहां पे हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ इवेंट्स के बारे में। अगर मैं टाइप्स ऑफ इवेंट की बात करता हूं तो अपने को पता होना चाहिए कि इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है, डिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं अपने पास, और डिपेंडेंट इवेंट्स अपने पास और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट करती है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन कैसे बनते हैं, जो अपने आप में थोड़ा टफ टॉपिक हो जाता है। क्वेश्चन को अपन कई बार क्या है कि समझ नहीं पाते क्वेश्चन अपने को क्या बोल रहा है, लेकिन अगर आप समझ गए ना तो प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन ऐसा है कि आप क्वेश्चन को समझने के बाद आपको बस अप्रोच पता होना चाहिए कि आपने को करना क्या है, वहीं पे अपना आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी फिर इस चैप्टर को पढ़ने में। और नेक्स्ट अपने पास होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स। तो ये सब बेसिक्स है यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी बेसिक्स के पार्ट में क्लियर होती है। और प्रोबेबिलिटी बेसिक्स का मैंने अपने YouTube चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बना के रखे हुए हैं, ऑलमोस्ट 25-27 वीडियोस सिर्फ इस टॉपिक पे। जितना मैंने अभी टॉपिक आपको गिनाया हुआ है, तो आप अगर क्लियर नहीं है तो आप जाके पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी। ठीक है, तो अगर आपको प्रोबेबिलिटी बेसिक अच्छा करना है तो मैं आपको बोलूंगा अगेन मैं आपको बोलूंगा कि आप 12th क्लास, अगर आपको कुछ भी नहीं आता प्रोबेबिलिटी,
आप अगर मेरा वीडियो देख रहे होंगे, अगर आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि सर और बेसिक चाहिए अपने को, तो क्या करना कि आप लोग 12th क्लास का एनसीईआरटी बुक उठाना और 12th क्लास के एनसीईआरटी बुक का जो लास्ट चैप्टर होता है और उसी का नाम होता है प्रोबेबिलिटी। लास्ट चैप्टर ये लिख दिया मैंने आपको, लास्ट चैप्टर सेकंड वॉल्यूम बुक होता है, 12th क्लास में 2 वॉल्यूम होते हैं मैथ्स। तो अगर मैं लास्ट चैप्टर की बात करता हूं तो प्रोबेबिलिटी होता है। तो प्रोबेबिलिटी जब आप पढ़ो ना तो वहां पे आपको इंडिपेंडेंट इवेंट्स, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये सब के पूरे क्वेश्चंस गिवन है, कैसे डाइस से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, कैसे अपने पास पॉइंट्स पे बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। और अगर आपको और भी बेसिक पढ़ना है तो मैं बोलूंगा कि भाई इतना बेसिक अब मत पढ़ो क्योंकि टाइम अब कम है, सिंपल सी बात है, एकदम सच बोलूंगा आपको मैं। तो प्रोबेबिलिटी बेसिक आपको पढ़ना है। आप 11th क्लास का बुक भी उठा सकते हो अगर आपको और भी एकदम पढ़ना है, इच्छा आपका टेक्निकल सब्जेक्ट हो गया है, एकदम आप घुसना चाहते हो चीजों में, आप रिसर्च करना चाहते हो, तो 11th क्लास का एनसीईआरटी बुक जहां पे एकदम पैदा होते ही आपको प्रोबेबिलिटी पढ़ाया जाता है। समझ में आ रही बात? तो अगर आपको उतना तो आता है तो आप डायरेक्ट 12th क्लास का एनसीईआरटी बुक सॉल्व करो, जिसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन गिवन है जिसको आप सॉल्व करके आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट अप हो जाएगा। और अगर मैं बोलूं आपको प्रोबेबिलिटी का आपको और भी बेसिक क्लियर करने हैं तो एक एप्टीट्यूड की बुक आती है, इसमें प्रोबेबिलिटी टॉपिक होता है और इसका नाम है अभिजीत गुहा। क्या नाम है अपने पास? अभिजीत गुहा। तो ये जो अपने पास बुक है इसको आप पढ़ सकते हो इस प्रोबेबिलिटी के लिए, जहां पे आपका थोड़ा बेसिक और अच्छा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। अगर आप अभिजीत गुहा की बुक पढ़ोगे तो आपके पॉइंट्स डाइस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं, प्लेइंग कार्ड से बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं, ट्री डायग्राम को क्वेश्चन आपसे बनने लग जाएंगे, मैं आपसे बिल्कुल दावे से कह सकता हूं, ठीक। और ये 150 डेज में आप इसको इंक्लूड कर भी सकते हो क्योंकि ये जो बुक होती है इसको आपको जनरल एप्टीट्यूड के, न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा गेट के लिए, ठीक। तो अभी हम लोग मैथ्स की बात कर लेते हैं। तो 12th क्लास का एनसीईआरटी बुक आप लास्ट चैप्टर उठा लो और आपको प्रोबेबिलिटी पूरा क्लियर हो जाएगा, थोड़ा प्रोबेबिलिटी बेसिक्स और इसके आप गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो पूरे, गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप इतना कर लिए ना पूरे ऑनेस्ट वे पे, तो मैं आपको यही बोलूंगा कि आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप गेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर एक लोगों के लिए, जब आप गेट का फर्स्ट टाइम प्रिपेयर करते हो तो वो नया ही होता है आपके लिए। मतलब आप गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते करते आपको ऐसा लगता है कि हाँ आप टॉपिक सब कुछ क्लियर हो चुके हैं, आप गेट के लेवल पे पहुंच चुके हैं, तो कंफर्म है कि यहाँ पे भी एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो आपसे बनेगा, ठीक। तो गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसके लिए काफी रहेंगे 5 मंथ्स के लिए, प्रोबेबिलिटी बेसिक्स। और अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक की बात करूं तो नेक्स्ट टॉपिक होता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट टॉपिक मेरे पास होता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं? बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक, या फिर अपन बोलते हैं उसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, या नेक्स्ट टॉपिक लास्ट टॉपिक होता है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो लॉट्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस है जहां से क्वेश्चन अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, ये अगर मैं 3 ब्रांचेस की बात करूं तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है इन ब्रांचेस के लिए, ठीक है। और अगर मैं बोलूं यहाँ पे कि सर सिविल मैकेनिकल से ना प्रोबेबिलिटी से इतना सिंपल क्वेश्चन फ्रेम होता है कि आप प्रोबेबिलिटी का एक लॉजिक बस जानते होगे तो आप ऐसे सॉल्व कर लोगे इस चैप्टर के पूरे क्वेश्चन को। तो यही चीज मैं आपको बोलूंगा कि जो लोग सिविल मैकेनिकल के हैं तो ये टॉपिक तो आप छोड़ के जाना ही मत, क्योंकि यहां से सबसे सिंपल क्वेश्चन फ्रेम होता है पूरे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के टॉपिक का, ठीक है। और अगर ये टॉपिक का मैं स्पेसिफिकली बात करता हूं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, तो कुछ नहीं है, आप गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लो फॉर ऑल ब्रांचेस, यार उतना काफी होगा। आपको बस ये पता होना चाहिए कि डिस्ट्रीब्यूशन अपन पढ़ते क्यों है, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों हम लोग कहीं पे यूज करते हैं, यही सब लोगों को पता नहीं होता है ना। मैं देखता हूं लोगों की भाई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है सबको लगाने तो आता है, लेकिन क्यों लगा रहे हैं, किस तरीके से लगा रहे हैं वो पता नहीं होता है। तो आपको पता कैसे चलेगा? आप जब उसमें डेप्थ में जाओगे कि भाई बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को अपन यूज करते क्यों है, तो ये सारी चीजें आपको बेस गिरवा के पूरे कंटेंट में मिल जाएंगे, लेकिन मत देखना उसको, आप सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो क्योंकि अपने पास टाइम थोड़ा कम है, ठीक। अगर मैं बोलूं कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो टॉपिक होता है एक एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, जो इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन तीनों के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। तो गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन की जब बात करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स वाले तो अपने कम्युनिकेशन सब्जेक्ट में तो उसको डिटेल में पढ़ते हैं, इतना डिटेल पढ़ते हैं कि समझ भी नहीं आता है, ऐसा होता ही है, ठीक। और नेक्स्ट टॉपिक मेरे पास होता है
और इसको सबसे डर लगता है, लेकिन ये अपने आप में बहुत सिंपल है, पता है क्या? और उसका नाम है रैंडम वेरिएबल्स। तो रैंडम वेरिएबल्स को आप इसको छोड़ के मत जाना। कई लोगों को लगता है रैंडम वेरिएबल्स है क्या, बस इसका आप क्या क्या देख लो, पता है? आप इसके देख लो कि सर एक्सपेक्टेशंस क्या होते हैं, ये जिसको हम लोग मीन वैल्यू बोलते हैं, डीसी वैल्यू, एवरेज वैल्यू, मीन वैल्यू, एवरेज वैल्यू, ये सब कुछ एक्सपेक्टेशन या एक्सपेक्टेड वैल्यू। और दूसरा मेरे पास होता है मीन स्क्वायर वैल्यू, नेक्स्ट होता है मेरे पास आरएमएस वैल्यू, नेक्स्ट मेरे पास सर वेरिएंस, और इसका लास्ट टॉपिक है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये टॉपिक्स ऐसे हैं जो पूरे मैथमेटिकल फॉर्म पे फॉर्मूला बेस बनते हैं, आपको बस अप्रोच पता होना चाहिए। और रैंडम वेरिएबल से ना सबसे सिंपल क्वेश्चन सिविल मैकेनिकल में फ्रेम होता है। इसका मतलब है कि अगर आपको प्रोबेबिलिटी को बहुत अच्छे फॉर्म में तैयार करना है, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन एंड सीएसई वाले हैं, तो आपको इस टॉपिक को बहुत ज्यादा खतरनाक वे भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये चारों ब्रांचेस में ऐसा कोई साल नहीं हो सकता जहां से प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन नहीं आएगा। कंफर्म यहां से क्वेश्चन तो आएगा, और तगड़ा क्वेश्चन आएगा, मतलब ऐसा क्वेश्चन आएगा कि आप हिला भी नहीं पाओगे। तो इसलिए ये टॉपिक जो है आप इस ब्रांचेस के अगर हो तो आपको बहुत अच्छे फॉर्म में पढ़ना चाहिए। तो आपको तरीका भी बता रहा हूं मैं इसके लिए, ठीक? तो आप क्या करोगे अगर आपको रैंडम वेरिएबल पढ़ना है, ठीक? तो रैंडम वेरिएबल के लिए जो मेरा यहाँ पे एनालिसिस कहता है कि आप सिर्फ आपको अप्रोच पता होना चाहिए कि रैंडम वेरिएबल के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं, एक्सपेक्टेशन कैसे निकालते हैं, वेरिएंस कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं। और आज की डेट में मैं देख रहा हूं पिछले मैं बोल सकता हूं कि 4 to 5 ईयर से लगभग मैं देख रहा हूं कि यहाँ पे वो लोग ज्यादा जोर देते हैं, कहां सर? प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेक्टेशन एंड वेरिएंस। तो यार ये जो टॉपिक है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेक्टेशन एंड वेरिएंस, ये टॉपिक जो है अभी कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट हो गया है और एकदम लड्डू टॉपिक है, मतलब आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। आपको बस प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, आप डायरेक्ट क्वेश्चन अप्लाई करो, खत्म। और अगर मैं बोलूं कि एक कोवेरिएंस का भी टॉपिक होता है, कोवेरिएंस, तो कोवेरिएंस क्या करना कि आप लोग अगर इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल वाले हैं और इंस्ट्रूमेंटेशन वाले हैं, तो भाई ये टॉपिक थोड़ा पढ़ के चले जाना, आप लोग को ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो मैं आपको बोलूंगा कि अगर सीएससी वाले हैं तो खासकर लोग जोर दे रहे हैं आज की डेट में प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेक्टेशन वेरिएंस पे, ठीक? और अगर मैं सीएससी वालों की बात करता हूं तो अच्छा खासा वेटेज है प्रोबेबिलिटी बेसिक्स को। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चन सीएससी में बहुत कम आता है, तो प्रोबेबिलिटी बेसिक्स सीएससी वालों के लिए तो फॉरमोस्ट है। और इसके लिए मैंने बहुत सारे सीएससी के गेट के क्वेश्चंस का यूट्यूब में पूरा सॉल्यूशन के साथ अपलोड किया हुआ है, तो आप देख सकते हो उसको, और बाकी ब्रांचेस में भी देख सकते हैं क्योंकि बहुत कम आता है वो, ठीक है? सो दैट्स व्हाई मैंने अपने YouTube चैनल पे सीएससी वालों का क्वेश्चन इसलिए लिया हुआ है क्योंकि सभी ब्रांचेस की बात करता हूं तो प्रोबेबिलिटी बेसिक्स, प्रोबेबिलिटी चैप्टर जो है वो सीएससी का सबसे टफेस्ट क्वेश्चन फ्रेम होता है। दैट्स व्हाई ये तो आपको करना ही चाहिए, प्रोबेबिलिटी फॉर सीएससी, ठीक? तो मैं बोलूंगा कि सभी ब्रांचेस वाले इस वाले गेट क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करें फॉर प्रोबेबिलिटी, ठीक है? तो ये मेरे पास पूरा टॉपिक होता है जिसके लिए आपको ना सिर्फ और सिर्फ गेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है इस रैंडम वेरिएबल और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। इसका मतलब है कि आपको अगर इसमें बहुत ज्यादा तामझाम करना है, मतलब प्रोबेबिलिटी बेसिक्स, तो आपको ये चीज तो पता ही होनी चाहिए। एनसीईआरटी लास्ट चैप्टर आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लो, अगर आप देखोगे ना उस क्वेश्चन को, आपको क्वेश्चन का लेवल पता चलेगा, क्योंकि आज भी वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन गेट में आता है। क्या बोला मैंने? आज भी 12th क्लास का एनसीईआरटी बुक से डायरेक्ट क्वेश्चन आपका आता है। सर आप क्यों यहाँ पे इतना जोर दे रहे हो 12th क्लास से एनसीईआरटी बुक, बचपन की अपन चले जाएंगे? तो नहीं यार, मैं आपको कह रहा हूं ना, आप मेरा विश्वास मानो, वहां से क्वेश्चन जरूर आएगा। ऐसा कोई कहता नहीं है, मैं कह रहा हूं क्योंकि मुझे इसका बहुत बेनिफिट हुआ है, आपको भी होगा, आप करना जरूर, ठीक है? तो ये था मेरे पास एक कंप्लीट डिस्कशन फॉर प्रोबेबिलिटी जो आपको इन 150 डेज में करनी चाहिए, ठीक है? और मैं टेस्ट सीरीज की बात भी करूंगा यहाँ पे, टेस्ट सीरीज कैसे आप लोगों को हैंडल करना है, ओके? चलो नेक्स्ट यहाँ पे चैप्टर देखते हैं। ओके, सो नेक्स्ट चैप्टर मेरे पास यहाँ पे होने वाला है सर इंटीग्रल कैलकुलस।
इंटीग्रल कैलकुलस एंड डिफरेंशियल कैलकुलस, ये लिख दिया मैंने। ठीक, सो इंटीग्रल कैलकुलस में अपने को पढ़ना क्या है, सबसे पहले अगर मैं टॉपिक का यहां पे नाम लिखता हूं तो उसका नाम है डेफिनेट इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल एंड देयर प्रॉपर्टीज, एंड देयर प्रॉपर्टीज। अब याद करो अपने 12th क्लास में जो एनसीईआरटी बुक पढ़े थे उसमें आप लोगों ने इंटीग्रल पढ़ना सबसे पहले स्टार्ट किया था, और डेफिनेट इंटीग्रल, इनडेफिनेट इंटीग्रल हम लोगों ने पढ़ा था वहां पे। और डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए कुछ डिफरेंट टाइप के मेथड्स होते हैं। उसमें अगर बोलूं मैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, नेक्स्ट पार्शियल फ्रैक्शन मेथड होता है, और उसके बाद मेथड अपने पास उसकी प्रॉपर्टीज यूज करके अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये यार, ये जो टॉपिक है ना डेफिनेट इंटीग्रल, यहां से आपको एक क्वेश्चन जरूर दिखेगा, हो सकता है ना भी दिखे, लेकिन ये अपने आप में खासा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। अगर मैं बोलूं यहाँ पे कि ये टॉपिक जो है खास करके सीएससी वालों को एक अच्छे लेवल पे पढ़ना चाहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन सीएससी वालों को हर 2 से 3 साल में एक बार दिखता है। ठीक, और बाकी ब्रांचेस के लिए तो पढ़ना ही है इसको। ठीक है, उसके बाद अगर अपन डेफिनेट इंटीग्रल की बात करते हैं तो सर अगर अपने को ये टॉपिक नहीं आता है, भूल गए, प्रॉपर्टीज नहीं पता है, तो आप अपने नोट्स उठाओ और आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करनी है। अगर आपको नहीं भी आता है उसके कॉन्सेप्ट, तो आप क्या करो कि आप इसके लिए 12th क्लास का एनसीईआरटी, ये क्लास 12 का एनसीईआरटी बुक आप उठाओ, और आपको याद होगा कि अपन डेफिनेट इंटीग्रल की जो प्रॉपर्टीज पढ़ते थे, कुछ 6 to 7 प्रॉपर्टीज होती है। ऑड फंक्शन क्या होता है, इवन फंक्शन क्या होते हैं। आप अपने 12th क्लास से एनसीईआरटी बुक उठाओगे, उसमें एक चैप्टर का नाम होगा डेफिनेट इंटीग्रल। वो पूरे क्वेश्चन लगा लो किसके, डेफिनेट इंटीग्रल के एग्जांपल एक्सरसाइज, एटलीस्ट एग्जांपल के तो लगा लो। सर आप इतना फोकस क्यों कर रहे हो, क्योंकि वहां से, इस चैप्टर से आज भी आप देख सकते हो उसके इतिहास में, गेट के इतिहास में, कि आज भी वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन गेट में आता है। तो इसका कहने का मतलब है कि आप अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का, अपने सोर्स का आप यहाँ पे वाइड रेंज में देख रहे हो। मतलब अगर बहुत सारी जगह पे आप क्वेश्चन करोगे तो आपको क्या होगा कि हो सकता है, चांसेस ये भी होते हैं कि गेट में क्वेश्चन दिख भी जाए और अपन आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि गेट में एक नया क्वेश्चन फ्रेम होता है, लेकिन अपन जानते नहीं कि वो नया क्वेश्चन लोग कहां से देते हैं, कैसे फॉर्म करते हैं। लेकिन अपन अपने एरिया को तो बढ़ा सकते हैं ना, कहां से सोर्सेस अपने पास अवेलेबल है। तो मेरा जो रिसर्च कहता है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का, आपको डेफिनेट इंटीग्रल और उसकी प्रॉपर्टीज एनसीईआरटी 12th क्लास के बुक से पढ़नी चाहिए। आप बीएस अग्रवाल मत छुओ, क्या बोला मैंने, इसके लिए आप बीएस अग्रवाल मत छुओ, चलेगा, लेकिन इसको करना जरूर आप लोग। ठीक, अभी आप नेक्स्ट यहां पे देखते हैं, हम इसके बाद पढ़ते हैं मल्टीपल इंटीग्रल्स। ये अगर मैं मल्टीपल इंटीग्रल्स की बात करता हूं तो ये टॉपिक में हम लोग सेकंड, मल्टीपल इंटीग्रल्स हम लोग पढ़ते हैं ट्रिपल इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन। ठीक, सो ये दोनों के क्वेश्चन जो होते हैं वो उतने दिखते नहीं है, लेकिन इसके बाद का एक सबसिक्वेंट टॉपिक होता है और उसको हम लोग बोलते हैं चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक, तो ये जो टॉपिक मैंने 2 लिखा हुआ है यहाँ पे ब्लू कलर के पेन से, ये सीएससी वालों को नहीं रहता है। सीएससी वाले सिर्फ ये टॉपिक पढ़ते हैं, उनका सिलेबस इंटीग्रल कैलकुलस का वहीं पे खत्म हो जाता है। ठीक है, तो मल्टीपल इंटीग्रल्स में डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन, फिर चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। तो बोलूंगा कि ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट तब होता है जब इसके बाद हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं क्या, सर ग्रीन्स थ्योरम। क्या पढ़ते हैं, सर ग्रीन्स थ्योरम। ठीक, और इसके बाद का टॉपिक मेरे पास होता है लेंथ एरिया वॉल्यूम, लेंथ एरिया वॉल्यूम। तो ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, लेंथ एरिया एंड वॉल्यूम। और ये दोनों का जो यूज है ये दोनों जगह पे आपको दिखेगा। आप क्वेश्चन जब बनाओगे तो मल्टीपल इंटीग्रल, मतलब ये 2 टॉपिक पढ़ने के पहले आपको ये टॉपिक तो आना ही चाहिए, तब ये इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इन चारों को लेके एक क्वेश्चन फ्रेम होता है। इसलिए आपको एक क्वेश्चन के पीछे यहाँ पे बहुत सारी चीजें करनी होती है, और आप करना भी, इसको छोड़ना मत, क्योंकि इसके मैंने अपने YouTube चैनल पे ऑलरेडी वीडियो अपलोड करके रखे हुए हैं। अगर आपको थोड़ा भी बेसिक नहीं आता ना, अगर आप अभी पैदा हुए हो, आप इसको ओपन करोगे तो मैंने इतने बेसिक से पढ़ा के रखा हुआ है कि आराम से आप इस टॉपिक को समझ सकते हो। समझ में आ रही बात? इसलिए ये टॉपिक आप बिल्कुल छोड़ के मत जाना। ये चारों अगर आप मिक्स करें तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, खास करके ग्रीन्स थ्योरम से इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन में क्वेश्चन बनते ही हैं।
और अगर मैं सिविल मैकेनिकल की बात करता हूं तो यहाँ पे मल्टीपल इंटीग्रल, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक। और खास करके ये दो ब्रांचेस के लिए तो ये लेंथ, एरिया और वॉल्यूम, यहां से तो कंफर्म क्वेश्चन आता ही है। समझ में आ रही बात? तो ये अपने आप में चारों एक मिक्सअप टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब सर कोई बोल रहा है कि सर इसके लिए अपन प्रैक्टिस कहां से करें? कुछ भी खास नहीं करना है, आप सिर्फ और सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट अच्छे करो और गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लो, बस गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो मैं आप देख पा रहे होंगे कि मैंने हर एक टॉपिक में बोल के रखा हुआ है कि आप हर एक टॉपिक गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपको करने ही है। ये तो आपके लिए एक मिनिमम आपकी स्ट्रेटेजी है कि आपको गेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना ही। जो जो मुझे लगता है कुछ एक्स्ट्रा चीजें आपको पता होनी चाहिए तो उसके लिए मैं आपको ये सब बताता रहता हूं कि ये टॉपिक आप यहां से करो, आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। समझ में आ रही बात? तो ये मेरे पास हो गया इंटीग्रल कैलकुलस का। और इसके बाद का जो टॉपिक होता है, इसके बाद जो हम लोग टॉपिक पढ़ते हैं और उस टॉपिक का नाम है वेक्टर कैलकुलस। वेक्टर कैलकुलस अगर मैं बोलूं आपको तो ये सभी ब्रांच के लिए, चाहे वो सिविल हो, चाहे वो मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो या इंस्ट्रूमेंटेशन, ठीक। बाकी ये अपने पास प्रोडक्शन के लिए या फिर केमिकल उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। सीएससी का पार्ट तो ये है ही नहीं अपने पास। तो वेक्टर कैलकुलस में आप तीन पार्ट में क्वेश्चन को डिवाइड करते हो। सबसे पहला अपने पार्ट होता है यहाँ पे वेक्टर बेसिक्स। सो वेक्टर बेसिक्स। नेक्स्ट अपन यहां पे देखते हैं वेक्टर डिफरेंशियल कैलकुलस, ठीक। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहां पे वेक्टर इंटीग्रल कैलकुलस। तो ये सब टॉपिक अपन यहां पे पढ़ने वाले हैं। तो अगर वेक्टर का कोई स्टार्ट कर रहा है तो उसको सबसे पहले तो उसका बेसिक्स पता होना चाहिए कि उसके वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट क्या होते हैं, वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट क्या होते हैं, कैसे अपन फाइंड करते हैं, पैरेललोग्राम का एरिया कैसे अपन फाइंड करते हैं, किसी भी ट्रायंगल का एरिया अपन कैसे फाइंड करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो ये सब स्टडी अपन वेक्टर बेसिक्स में करते ही है। तो मैं आपको बोलूंगा कि सर ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। यार एक बात बताओ, अगर आप कोई टॉपिक को स्टार्ट करें तो उसका बेसिक तो आपको पता होना चाहिए ना। तो ये बेसिक जो है वो यहाँ और यहाँ ये दोनों जगह पे यूज होता है। तो ये टॉपिक तो आपको पढ़ना तो जरूरी है और अच्छे खासे लेवल पे पढ़ना जरूरी है, मैं आपको बोलूंगा, ठीक। उसके बाद मैं ये सभी ब्रांचेस की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। ये 5 ब्रांच मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि वेक्टर डिफरेंशियल कैलकुलस जो होता है उसमें हम पढ़ते हैं डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट, कर्व, डायरेक्शनल डेरिवेटिव। 4 टॉपिक, चारों के चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन आपको खास करके सिविल और मैकेनिकल में तो दिखेगा ही दिखेगा। क्या बोला मैंने? सिविल मैकेनिकल में। और अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करता हूं तो उसके लिए अपने पास वेक्टर इंटीग्रल कैलकुलस जो होता है इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक। इसमें हम लोग 2 थ्योरम पढ़ते हैं और उसमें सबसे पहला नाम है मेरे पास स्टोक्स थ्योरम, ठीक। और दूसरा नाम होता है यहाँ पे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। ये सब थ्योरम अपने आप में इंपॉर्टेंट होते हैं। कैसा इसका यूज करना है, क्योंकि इस थ्योरम को कई लोग स्किप करके जाते हैं कि उनको समझ में नहीं आता है। तो ये जो थ्योरम है स्टोक्स थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, तो यार ये मेरे अकॉर्डिंग बड़ा सिंपल टॉपिक है। क्योंकि अगर आपको ये पता है ना कि कैसे लगाते हैं, किस जगह पे लगाते हैं, तो ये इससे सिंपल लाइफ में कुछ हो नहीं सकता है। कि लोगों को दिक्कत क्यों होती है, क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर क्यों नहीं पाते हैं? क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है कि भाई गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम होता क्या है, कैसे लगाते हैं। बस इसको देख लो। और इसी का टॉपिक जो मैं ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया है और वो है अपने पास सर ग्रीन्स थ्योरम, ठीक। ग्रीन्स थ्योरम जो है वेक्टर कैलकुलस में कभी कभी यूज होता है क्वेश्चन सॉल्यूशन के टाइम पे। तो ग्रीन्स थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम और स्टोक्स थ्योरम, ये 3 थ्योरम जो है मेरे अकॉर्डिंग सबसे सिंपल टॉपिक होते हैं पूरे गेट के सिलेबस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के लिए। अगर आपको ये पता है तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन, बस आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करने होते हैं, उस थ्योरम को लगाना होता है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये स्टोक्स थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम जो है वो इंपॉर्टेंट है, कैसे आपको लगाने आना चाहिए, ठीक। तो ये होता है पूरा का पूरा पार्ट यहाँ पे इंटीग्रल कैलकुलस और वेक्टर कैलकुलस का, ठीक। अब यहाँ पे अगर बोलूं मैं कि आपको गेट के क्वेश्चंस कहां से प्रैक्टिस करनी है, तो अगर वेक्टर कैलकुलस की बात करूं, आपको कुछ किसी भी जगह पे जाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ। सिर्फ और सिर्फ 5 मंथ्स में गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2 बार लगा लो ना, टाइम है तो बस इतना काफी है। और ज्यादा कुछ अपने को एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन जो आता है वो कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वेश्चन नहीं आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा आपसे। बस आपको कॉन्सेप्ट लगाने आना चाहिए, ठीक। अब यहाँ पे अगर मैं नेक्स्ट कैटेगरी की बात करता हूं,
नेक्स्ट अपन यहाँ पे चैप्टर 6 नंबर देखने वाले हैं। सो 6 नंबर यहाँ पे टॉपिक हम देखने वाले हैं और 6 नंबर टॉपिक मेरे पास है मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा, और मैक्सिमम मिनिमम में हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे क्या सर, कैसे अपन किसी फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करते हैं, वो किस जगह पे मैक्सिमम होता है, और किसी फंक्शन का अपन मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं और किस जगह पे वो मिनिमम पॉइंट को शो करता है। ठीक, और उसके लिए अपन पढ़ते हैं स्टेशनरी पॉइंट, सैडल पॉइंट, इन्फ्लेक्शन पॉइंट, ये सारे टॉपिक्स इस चैप्टर में इंक्लूडेड रहते हैं, जहां पे हम लोग मैक्सिमम मिनिमा जो फंक्शन फाइंड करते हैं, जिस भी फंक्शन का फाइंड करते हैं, वो फंक्शन होता है वन सिंगल वेरिएबल का और टू वेरिएबल्स के लिए, जहां पे हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव्स यूज करते हैं। तो अगर बात करें यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो पार्शियल डेरिवेटिव का यूज करते हैं हम लोग जहां पे मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, और जहां पे एक सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात होती है तो वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को शो करता है। ठीक है, तो मैक्सिमम मिनिमम में अपन दोनों वेरिएबल की बात करते हैं, सिंगल वेरिएबल और टू वेरिएबल से क्वेश्चन का। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे सर सीएससी वालों के लिए, अगर मैं बात करूं सीएससी वालों के लिए, तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ अपने को सिंगल वेरिएबल ही पढ़ना होता है, और मैं बोलूंगा कि आप इस चीज को आप पढ़ के जाओ, आप इस टॉपिक को पढ़ के जाओ। 2 से 3 साल में एक क्वेश्चन यहां से जरूर दिखता है फॉर 1 मार्क्स ओनली सीएससी वालों के लिए। ठीक, लेकिन अगर मैं बोलूं यहाँ पे कि सर सिविल और मैकेनिकल का, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन का, तो आपको दोनों वेरिएबल आपको पता होने चाहिए फॉर वन वेरिएबल, फॉर टू वेरिएबल्स क्वेश्चन पे मैक्सिमम मिनिमा का। एक क्वेश्चन आपको हर 2 से 3 साल में हर एक ब्रांच में दिखता है। मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि हर साल यहां से क्वेश्चन आते हैं, तो ये टॉपिक उतना अभी इंपॉर्टेंट अब नहीं रहा है, पहले बहुत इंपॉर्टेंट होता था, लेकिन फिर भी पता तो है, अपने को पढ़ना तो है, कोई भी टॉपिक स्किप मत करना। ठीक है, तो अगर आपको बोलोगे सर इसकी प्रैक्टिस आपको कहां से करनी है, तो मैं बोलूंगा कि फॉर वन वेरिएबल, ठीक है, और मेरे पास टू वेरिएबल्स, तो ये दोनों चीजें आपको प्रैक्टिस करनी है फॉर गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। काफी है, क्या बोला मैंने, काफी है ये। और अगर आप बहुत ज्यादा पढ़ना चाहते हो, आपको पढ़ने के आप बहुत ज्यादा इच्छुक हो रहे हो, आपको मजा आ रहा है, तो आप क्या करो कि आप एनसीईआरटी बुक उठाओ और 12th क्लास के एग्जाम्पल के क्वेश्चन कर लो मैक्सिमम मिनिमम चैप्टर का। काफी है, क्या बोला मैंने, 12th क्लास का एनसीईआरटी बुक का एग्जांपल है क्वेश्चन कर लो मैक्सिमम मिनिमम के, काफी है, आपसे क्वेश्चन बनने लगेगी, कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, बस आपका नोट्स ना बहुत अच्छे फॉर्म में होना चाहिए हर एक टॉपिक का। ठीक, उसके बाद ये तो भाई मैक्सिमम मिनिमम की बात हो गई है। नेक्स्ट टॉपिक अगर बोलो यहाँ पे सर 7 नंबर क्या होता है मेरे पास, मीन वैल्यू थ्योरम। क्या बोला मैंने सर, मीन वैल्यू थ्योरम। और मीन वैल्यू थ्योरम को स्टार्ट करने के पहले आपको 2 टॉपिक पता होने चाहिए, बिल्कुल अपने जहन में होना चाहिए, और वो टॉपिक मेरे पास होता है कंटिन्यूटी, और दूसरा होता है मेरे पास डिफरेंशिएबिलिटी। दूसरा टॉपिक होता है मेरे पास सर डिफरेंशिएबिलिटी। अगर आपको ये टॉपिक पढ़ने हैं कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी, तो ये टॉपिक्स आपको ना सिर्फ और सिर्फ मैं बोलूंगा, आपको याद होगा आप एक बुक पढ़ते थे अपने बचपन में और उसका नाम था आर.डी. शर्मा। ये पूरा मेरा रिसर्च किया हुआ चीज है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का, तो मैं आपको वही चीज बता रहा हूं जो मैं किया था और मुझे लगता है ये करना चाहिए। तो कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी का अगर आप सोचते हो कि हर 2-3 साल में क्वेश्चन आता है, अगेन ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस टॉपिक को छोड़ दो, नहीं छोड़ना है, कोई टॉपिक नहीं छोड़ोगे आप मैथ्स का। 13 मार्क्स की बात है यार, अगर आ गया तो ठीक। तो मीन वैल्यू थ्योरम को पढ़ने के पहले आपको 2 टॉपिक पता होने चाहिए, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी। आप क्या करो, आप एक बुक जानते होगे अपने 12th क्लास में पढ़े भी होगे, आर.डी. शर्मा। नहीं जानते हो तो जान लो, आर.डी. शर्मा की बुक आती है, उसका आप कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी का जहां पे वो स्टार्ट होता है चैप्टर, क्या बोला मैंने, आर.डी. शर्मा बुक के कंटिन्यूटी चैप्टर जहां पे स्टार्ट होता है, डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर जहां पे स्टार्ट होता है, उसका फर्स्ट 10 to 15 पेजेस में
10 to 15 पेजेस में जितने भी एग्जांपल्स गिवन है ना, 1 घंटा लगेगा सॉल्व करने में मात्र। तो 10 से 15 पेजेस की जो एग्जांपल्स है, नॉट एक्सरसाइज, सिर्फ एग्जांपल, उतना आप निपटा लो, खत्म वहीं पे। और उसके बाद आप गेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पकड़ लो, गेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पकड़ लो, उतना मेरे अकॉर्डिंग बहुत काम का चीज हो जाएगा। आपसे कोई क्वेश्चन इन दो टॉपिक से छूटेगा नहीं, गारंटीड। क्या बोला? गारंटीड। ठीक है। और अगर आप इन दो टॉपिक को पढ़ते हो तो आप मीन वैल्यू थ्योरम में पढ़ते हो, सबसे पहले आप पढ़ते हो यहां पे रोलेस मीन वैल्यू थ्योरम, फिर आप नेक्स्ट पढ़ते हो लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, फिर आप पढ़ते हो यहां पे कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम। ये तो ये 3 मीन वैल्यू थ्योरम आपको पढ़ने, जो कि अपने आप में उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, टॉपिक मत छोड़ना। आ गया डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, बस आपको ये थ्योरम याद होना चाहिए, कैसे क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। और ये सब पढ़ने के पहले आपको ये 2 टॉपिक पता होने चाहिए। ठीक, जब मैं ये मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ाता हूं तो मेरे पढ़ाने का स्टाइल होता है कि मैं डिफरेंशिएबिलिटी, कंटिन्यूटी पहले पढ़ाऊंगा, उसके बाद ये टॉपिक पे आऊंगा। ठीक, कई लोग को किसी फंक्शन को कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी चेक कैसे करते हैं वो पता नहीं होता है। अगर वो नहीं पता है तो इस टॉपिक को भूल जाओ, ऐसा लगेगा कि आप इसको रट रहे हो, है ना। तो इसको अगर नहीं भी देखोगे तो इसको टॉपिक पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा कि आप रट रहे हो चीजों को। तो ये टॉपिक आपको पता ही होने चाहिए। और इसके लिए आप आप सिंपली क्या करोगे, गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लो, काफी उतना, और कोई बुक में आपको जाने की जरूरत नहीं है। और इसमें रोलेस और लैग्रांजेस हम लोग आप याद करो अपने 12th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, याद करो। ठीक, तो ये तो बात मेरे पास एक मीन वैल्यू थ्योरम की होती है। अब अगर मैं नेक्स्ट टॉपिक की बात करता हूं तो मेरे पास टॉपिक होता है 8 नंबर, और उसका नाम है लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ये इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्म थ्योरी। इस सिलेबस में जो होता है वो इस नाम से होता है, ट्रांसफॉर्म थ्योरी। तो सर इस टॉपिक को क्या करें, तो मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन, ये 3 ब्रांचेस के जो है वो सिग्नल एंड सिस्टम सब्जेक्ट होता है इनका। और उस सिग्नल सिस्टम सब्जेक्ट में तो ये टॉपिक उन लोग पढ़ते ही हैं। क्या बोला मैंने, उसमें पढ़ते ही हैं। और सिविल मैकेनिकल वाले जो होते हैं उसको कभी नहीं पढ़ते हैं। तो खास करके सिविल मैकेनिकल के लिए ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। हर 1-2 साल में यहां से क्वेश्चन दिखता है, और ऐसा क्वेश्चन दिखता है कि आप क्वेश्चन को देखते ही ऑप्शन टिक कर दो। क्या बोला मैंने, क्वेश्चन को देखते ही ऑप्शन टिक कर दो। कुछ कुछ ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वेश्चन डिजाइन हो जाते हैं लाप्लास से, तो उतना तो अपने पास सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करें तो उनका एक सब्जेक्ट होता है पर्टिकुलर सिग्नल एंड सिस्टम, उसमें टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं, तो मैथ्स में इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन सिविल मैकेनिकल, ठीक, और मैं बात करता हूं यहां पे सर केमिकल और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, तो कंप्यूटर साइंस वालों के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है टॉपिक। तो ये चारों ब्रांचेस जो है ना बिल्कुल छोड़ के मत जाना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन 1 मार्क का, 2 मार्क का दिख गया, टिक किए, आगे बढ़ गए, फ्री के मार्क्स मिलते हैं यहां से इस टॉपिक से, इतना आसान टॉपिक है ये। ठीक, तो ये मेरे पास बात होती है मैक्सिमम, मिनिमम, मीन वैल्यू थ्योरम और लाप्लास ट्रांसफॉर्म। मैंने बता दिया आपको इसको कहां से पढ़ना है, नहीं बताया मैंने, तो आप इसको पढ़ लो। बस आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ। और अगर आपको पढ़ने की और ज्यादा अच्छा मन कर रहा है तो आप क्या करोगे कि आप लोग जो BS ग्रेवाल बुक है ना, BS ग्रेवाल के आप देखना कि आप जब पढ़ोगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म को तो आपको पता चल जाएगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब गेट के लेवल क्या होता है, कैसे किस टाइप के लेवल का क्वेश्चन आता है। तो BS ग्रेवाल में क्या है कि उसमें काफी ज्यादा मैथमेटिकल अप्रोच वाले मतलब लेंथी क्वेश्चंस हैं जो गेट के लिए इररिलेवेंट है। अगर आपको पढ़ना ही है तो BS ग्रेवाल का क्वेश्चन आप जब लगाओगे तो उसके पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लो, आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है, और उसी टाइप के क्वेश्चन आपको BS ग्रेवाल में दिखेंगे। तो ऐसे ही सिलेक्टिव क्वेश्चंस आप कर लोगे तो आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म के कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेंगे नहीं, गारंटीड बोल रहा हूं। ठीक है, तो ये मेरे पास टॉपिक हो गया पूरा 8 नंबर लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक, अगर मैं यहीं पे नेक्स्ट टॉपिक अगर मैं देखता हूं, और टॉपिक का नाम मेरे पास है 9th नंबर न्यूमेरिकल मेथड्स। तो न्यूमेरिकल मेथड्स नाम की जो चीज है वो इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल यहां से रिमूव हो चुकी है, नो नीड टू स्टडी। ठीक,
लेकिन अपने पास इंस्ट्रूमेंटेशन पे ये अभी भी बचा हुआ है न्यूमेरिकल मेथड्स। तो न्यूमेरिकल मेथड जो होता है अभी उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन 1-2 मार्क्स से क्वेश्चन आपको दिख जाते हैं किसमें सर, सिविल में, मैकेनिकल में, या फिर अगर हम बात करें इंस्ट्रूमेंटेशन पे, या अपन केमिकल और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, तो इसमें तो ये टॉपिक होता ही है। तो न्यूमेरिकल मेथड्स अगर आपको पढ़ना है, कुछ नहीं है, एक बीएस ग्रेवाल की बुक आती है, तो सर अब बुक पढ़ना पड़ेगा? नहीं, मत पढ़ो। मैं क्या बोला, बुक आती है, मैं आपको पढ़ने नहीं बोल रहा हूं। आप क्या करो, बस आपको मेथड्स पता होने चाहिए और इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लो, काफी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और क्वेश्चन का लेवल बहुत ही लड्डू होता है, आराम से आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। मतलब कि आपको एकदम ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी वे बेस को आपको देखने की जरूरत नहीं है। न्यूमेरिकल मेथड्स को 2 ब्रांचेस में अभी गेट 2021 का जो सिलेबस आया है वहां से ये रिमूव हो चुका है, गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो। तो सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल के लिए इसको अपने को पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये ब्रांचेस के सारे न्यूमेरिकल मेथड्स को पढ़ लेना। पढ़ने में आपको कुछ नहीं है, 3-4 आवर्स लगेंगे, हर एक दिन घंटा दोगे आप, तो न्यूमेरिकल मेथड्स तो हो जाएगा। ठीक है, गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लो, उतना काफी है। अब अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक की बात करता हूं, जैसे 9 के बाद मेरे पास 10th आएगा। सो अपने पास 9 नंबर क्या था, न्यूमेरिकल मेथड्स। अगर मैं न्यूमेरिकल मेथड्स की बात करता हूं तो अपने को क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है सर? सबसे पहले होता है बाइसेक्शन मेथड, न्यूटन रैप्सन मेथड, रेगुलर फाल्स पोजीशन मेथड, ये सब कुछ, और यूलर्स मेथड। तो ये 4 से 5 तो थ्योरम्स है, जो मेथड्स है वो इंपॉर्टेंट होते हैं। बाकी न्यूमेरिकल मेथड से उतना लेंथी क्वेश्चन जो है वो गेट, जब से गेट में वर्चुअल कैलकुलेटर आया हुआ है तब से उतना इंपॉर्टेंट ये नहीं रहा है। लेकिन जब ये ऑनलाइन पेपर स्टार्ट हुआ था ना, तो ऑनलाइन पेपर के टाइम पे क्या हुआ था कि इसमें क्वेश्चन ज्यादा आने लग गए थे, क्योंकि उस समय ना हर एक ब्रांचेस में 3 से 4 सेट में पेपर हुआ करता था, हर एक शिफ्ट में, आपको याद होगा। तो उसकी वजह से अपने पास नंबर ऑफ पेपर्स बढ़ गए थे पर्टिकुलर ब्रांच के, इसलिए वाइड रेंज में उनको टॉपिक चाहिए थे, दैट्स व्हाई टॉपिक वहां पे लोगों ने चूज किया था। लेकिन अब वापस से ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा है, लेकिन छोड़ना नहीं अपने को, एक क्वेश्चन दिख गया, सॉल्व हो जाएगा ऐसे आसान से। ठीक है, चलो अब मैं नेक्स्ट टॉपिक अगर बोलूं तो 10th नंबर होता है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। सर कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जो है ये इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन और मैकेनिकल, एक क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स वेरिएबल ऐसा कोई भी पेपर नहीं है जहां से आपको नहीं दिखेगा। क्या बोला मैंने? गेट का ऐसा कोई पेपर नहीं है, इन चारों ब्रांचेस में आपको नहीं दिखेगा। और इसमें आप केमिकल भी ऐड कर सकते हो और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। ठीक, सो ये मेरे ब्रांचेस के होते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे। किसके लिए सर? सिविल वालों के लिए सिलेबस से हट चुका है। गेट 2017 के 17 से ये टॉपिक जो है अब नहीं रहा सिलेबस में, तो सिविल वाले इस टॉपिक को छोड़ देना, ये टॉपिक उनके लिए नहीं होता है। ठीक, तो ये टॉपिक की जगह पे लोग क्या एक्स्ट्रा पढ़ते हैं? जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हम पढ़ते हैं ना, वेव्स इक्वेशन हो गए, सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, तो वो सिविल वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखना है इसका। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल आप छोड़ सकते हो। तो ये टॉपिक इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं? एनालिटिक फंक्शन क्या होता है मेरे पास, उसके बाद नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है वह है कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला, जहां पे हम लोग कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशंस की बात करते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन कैसे होता है। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला, है ना, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, और उसके बाद होता है रेसिड्यू थ्योरम। तो ये टॉपिक अगर मैं नाम यहाँ पे पूरा काउंट कर दूं तो ये हो गया मेरे पास सर कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। फिर नेक्स्ट मेरे पास है कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला, और नेक्स्ट होता है इसमें रेसिड्यू थ्योरम। तो ये सब अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और रेसिड्यू थ्योरम खास करके बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, ये सब ब्रांचेस में जरूर दिखेगा। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का कंफर्म समझ लो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल से। अब सर इसकी प्रैक्टिस कहां से करें अपन? यार आपको मैं हमेशा से बोलते आ रहा हूं, कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसमें आप गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, सिर्फ गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, गेट
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सिर्फ उतना काफी है, आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक है। नेक्स्ट 11 लास्ट टॉपिक इंजीनियरिंग मैथ्स का, और लास्ट टॉपिक का नाम है, बड़ा सिंपल सा टॉपिक है और उसका नाम है लिमिट्स एंड सीरीज एक्सपांशन। तो यार ये टॉपिक अपन बचपन से पढ़ते हुए आते हैं, लिमिट्स एंड सीरीज एक्सपांशन। धोखे से या अपन इत्तेफाक से बोल सकते हैं कि यहां से क्वेश्चन दिख जाता है कभी कभी, जो अपने को अगर नहीं भी पढ़ के जाओ ना आप एग्जाम पे, तो लिमिट क्वेश्चन तो आप ऐसे ही बना सकते हो, क्योंकि अपने बचपन का टॉपिक है ये। और सीरीज एक्सपांशन में अपने को दो चीज पढ़नी होती है, एक होता है टेलर्स सीरीज और दूसरा होता है मैक्लॉरियन सीरीज। मैक्लॉरियन सीरीज, तो जब ये दो सीरीज आप पढ़ते हो तो आप देखना उसमें क्वेश्चन कितना आसान फ्रेम होता है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि टेलर सीरीज क्या होता है, मैक्लॉरियन सीरीज क्या होता है। ये दो चीजें आपको पढ़नी है, उसका मेथड देख लो कि वो सीरीज दिखता कैसा है, कैसे किसी फंक्शन का अपन सीरीज फॉर्म करते हैं, सीरीज एक्सपांशन करते हैं किसी भी एक कंटीन्यू डिफरेंशिएबिलिटी फंक्शन का। क्योंकि अपन जब सीरीज एक्सपांड करते हैं तो वहां पे उस फंक्शन का, जिस भी फंक्शन को अपन एक्सपांड करते हैं, तो उसके लिए अपने को उसके डिफरेंशिएबिलिटी, मतलब कि उसको डिफरेंशिएशन होना चाहिए उसका, ऐसा पॉसिबल हर एक पॉइंट के क्रॉस, तो उसी का अपन यहाँ पे सीरीज एक्सपांशन कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं साइन फंक्शन का, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, कॉस फंक्शन का, ये सब कुछ। और लिमिट्स में अपने को दो टाइप के मेथड पढ़ने, एक होता है एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल मतलब जहां पे 0/0 या इंफिनिटी का फॉर्म होता है, तो वहां पे हम लोग पढ़ते हैं एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल। और दूसरा अपने पास एक और फॉर्म होता है, और मैं बोलूंगा इसका नाम है इंफिनिटी पावर इंफिनिटी, 0 पावर इंफिनिटी, 0 पावर 0 और इंफिनिटी पावर के इंफिनिटी पावर 0। तो ये कुछ इनडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं, जो आपके लिए यहाँ पे कोई फंक्शन गिवन होगा, अगर ये इस फंक्शन के फॉर्म पे, इनडिटरमिनेट के फॉर्म पे है, तो उसके लिमिट्स कैसे फाइंड करते हैं। तो इसमें एक तरीका होता है लॉग फंक्शन, अपने को मतलब नेचुरल लॉग लेना पड़ता है फंक्शन की दोनों तरफ, तो उस तरीके से वो सॉल्व होता है। तो ये कुछ सारे टॉपिक्स हैं। अगर मैं इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने बोलूं, कुछ मत करो, बस इसमें आप लगा लो गेट के क्वेश्चंस, सिर्फ गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लो, इतना काफी है। तो कुछ मैंने स्पेसिफिक टॉपिक का आपको बताया हुआ है कि सोर्स आपको कहां से होना चाहिए, और बाकी अपने आप में इन 150 डेज में आपको सिर्फ और सिर्फ गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं। 2 बार लगा लो, 3 बार लगा लो, लेकिन आपको एटलीस्ट 2 बार लगाना चाहिए। तो ये था मेरे पास एक कंप्लीट मैथ्स इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का बेस्ट प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, जहां पे मैंने हर एक टॉपिक को बता दें कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो 11 नंबर टॉपिक जो है, मैं बोला आपको कि धोखे से कभी कभी क्वेश्चन दिख जाता है, जिसको आप लोग अगर पढ़ के नहीं गए सीरीज एक्सपांशन को, तो छूट जाएगा, है ना। लेकिन लिमिट्स कभी भी बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इतनी बड़ी बात नहीं है। ठीक, अब अगर बोले यहाँ पे कि सर टेस्ट सीरीज कैसे करना है, तो टेस्ट सीरीज जो भी आप ज्वाइन करते हो, तो टेस्ट सीरीज आपके पास जो इंजीनियरिंग मैथ्स का जो आप लेते हो सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, और जब मॉक टेस्ट देते हो, तो वहां के क्वेश्चन आप क्या करोगे, जो ऐसा आपको लगता है कि जो अपने टीचर से आप नहीं पढ़े हो, जिस भी जगह पे आप ज्वाइन किए हुए हो, या आप यूट्यूब पे नहीं पढ़ पाए हो, तो आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है, कुछ आपको नई चीज जानने मिल रही है, जो गेट के लिए हो सकता है पॉसिबल हो, क्वेश्चन फिर वहां से फ्रेम हो सके, तो उसको क्या करो, आप एक अलग बुक मार्क करके या अपने शॉर्ट नोट्स बना के वहां पे रख लो, ताकि आपके वो काम आएगा। ठीक, और अगर मैं बोलूं आपको कि पूरे अगर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का अगर आपको एक शॉर्ट नोट्स यहां पे फॉर्म करना है, तो शॉर्ट नोट्स तो आपको बनाने ही है, मैंने आपको ऑलरेडी कह के रखा हुआ है। शॉर्ट नोट्स आप कैसे बना सकते हो कि सर किसी भी, जैसे कि मैं अगर बात करूं यहाँ पे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का, तो रेसिड्यू थ्योरम क्या होता है, किस जगह पे अप्लाई होता है, एनालिटिक फंक्शन क्या होते हैं, एनालिटिक फंक्शन को चेक करने का एक कंडीशन होता है, अगर वो कंडीशन फॉलो होती है तो फंक्शन इज एनालिटिक। तो ये इस टाइप के फॉर्मूला, इस टाइप के इक्वेशंस, इस रेसिड्यू थ्योरम में कौन सा फॉर्मूला लगता है अपने पास, या कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला का अपने पास कौन सा फॉर्म होता है। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में अपन देखते हैं कि इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करते हैं, तो ये डिफरेंट टाइप के ऐसे मेथड्स हैं। या अगर मैट्रिक्स की बात करते हैं, तो मैट्रिक्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, वो टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है, तो इसके शॉर्ट नोट्स आप बना लो, साथ में पढ़ते पढ़ते इन 150 डेज में हो जाएंगे। आप बस हर दिन 1 से 1.5 घंटा आप पढ़ो, ये आपके ऊपर है, लेकिन आपको मिनिमम 1 आवर तो आपको पढ़ना ही चाहिए इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। ठीक, तो ये कंप्लीट डिस्कशन था। शॉर्ट नोट्स आप प्रिपेयर करोगे तो आप लास्ट जब 1
मंथ बाकी होगा गेट एग्जाम के लिए, वहां पे आप सिर्फ जब रिवीजन करोगे तो आपके नोट्स ओपन नहीं होने चाहिए, आपके सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट नोट्स ओपन होने चाहिए। इसका मतलब है कि आपको बहुत अपने पे सेल्फ बिलीव रख के शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे कि मैं अगर शॉर्ट नोट्स देखता हूं तो मुझे सारी चीजें रिकॉल हो जानी चाहिए जो मैंने ऑलरेडी इतना फुल फॉर्म पे पूरा अपने नोट्स प्रिपेयर किया हुआ था, ठीक है। और गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लो आप, उतना काफी होगा। जो मैंने स्पेसिफिक टॉपिक आप नोट किए भी होंगे मेरे वीडियो को देखते हुए, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको फॉलो करो, आपके ऊपर है, ठीक। सो हम लोग मिलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में जहां पे और भी कुछ अपन बात करेंगे। सो थैंक यू एंड बाय बाय।